नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में काउंटडाउन शुरू हो चुका है? काउंटडाउन पाकिस्तान से आतंक को खत्म करने का। यह सवाल इसलिए क्योंकि जब पाकिस्तान से आतंक को खत्म किया जाएगा तो पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा। तो क्या वाकई में एक बार फिर से पाकिस्तान के टुकड़े होने का वक्त आ गया है? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर के अंदर तीनों सेना के अध्यक्ष, इसके अलावा सीडीएस, एनएसए, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री मौजूद। और इसके बाद कहा गया है कि सेना को फ्री है, तारीख तय करे, जगह तय करे और पूरा हिसाब करे। लेकिन इस दौरान कहा गया कि इस बार पाकिस्तान को एक ऐसा जवाब दिया जाएगा जो वो सदियों तक याद रखेगा। तो क्या वाकई में आतंकवाद के खात्मे के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? आज बात इसी मुद्दे पर। पाकिस्तान की धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं, वो बौखलाया हुआ है और बौखलाते हैं, बौखलाहट के अंदर बाकायदा वो अलग अलग तरीके के बयान दे रहा है। उसको ये तो कंफर्म है कि उस पर एक बड़ा हमला होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये भारतीय सेना तय करेगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना को एक बार फिर से फ्री हैंड दिया है कि आप जाइए और जो हिसाब करना है हिसाब करके आइए, सरकार की तरफ से आपको पूरा फ्री हैंड है। तो क्या वाकई में काउंटडाउन शुरू हो चुका है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी और रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी। कर्नल देवानंद जी, शुरुआत आपके साथ। सेना के तीनों अध्यक्ष, सीडीएस, एनएसए, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, और सीधा कहा गया है कि फ्री हैंड है, तारीख तय कीजिए, हिसाब कैसे लेना है यह तय कीजिए और करारा जवाब दीजिए। इसके मतलब क्या है? जी, सबसे पहले इसका मतलब बहुत साफ है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री महोदय ने बिहार के अंदर अपनी सभा में कहा था कि जो जो आतंकवादी हैं, उनके समर्थक हैं, उनको उचित सजा दी जाएगी, और उसी संदर्भ में जिस प्रकार ये प्रधानमंत्री महोदय और सरकार ने साफ कर दिया कि सेना के चॉइस के हिसाब से समय और टारगेट चूज करते हुए आतंकवाद को खत्म करना है, ऐसी बिल्कुल साफ संकेत और साफ आदेश दे दिए हैं। मैं इसको ऐतिहासिक आदेश मानता हूं और ऐसा आदेश मानता हूं जो शायद भारत के इतिहास में ओपनली, पब्लिकली, पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपनी मिलिट्री लीडरशिप को इस प्रकार का व्याख्यान ओपनली किया है। क्योंकि वैसे भी मैं बता दूं देशवासियों को कि जब पहले भी सेना जब अपना काम करती है तो पिछले 10 वर्ष के अंदर जो देखने में मिला था कि सरकार जरूर, जैसे सेना और सरकार के बीच में समन्वय होता है, दोनों तरफ की लीडरशिप डिसाइड करती है, और कभी सेना को रोका नहीं गया था और ये बताया गया था। क्योंकि जब देश की सीमा के बाहर जाना पड़ा था 2016 में जब उड़ी स्ट्राइक हुई और 2019 में जब बालाकोट स्ट्राइक हुई, तो उसके बाद सेना को कोई प्रकार की, मैं नहीं सोच रहा हूं कि कोई विघ्न आई थी, कोई विघ्न डाला गया था, वो छूट थी। पर आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने, भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया है, मैं इसको बहुत एक अच्छा संकेत देखता हूं 3 महीने में। पहली बात तो यह है कि विजेंद्र जी, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, 22 तारीख से लेकर के आज तक जिस प्रकार से बहुत सारे देश के अंदर जो दुश्मन की आवाज और दुश्मन की उसमें राग आलाप रहे थे, वो उनको एक क्लियर संकेत दे दिया है और वो बोलने का अब उनको मौका नहीं मिल सकता राजनीति करने का। क्योंकि जब सेना के ऊपर छोड़ दिया है तो मैं मानता हूं ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी द्वारा। और इससे देखिए 2 फायदे होते हैं। पहला, देश का मनोबल बढ़ता है, दूसरा सेना का मनोबल बढ़ता है कि अब हम में इतना विश्वास अगर देश कर रहा है तो हमें बिल्कुल पूर्णतः काम करना है। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया, ये भारत सरकार ने फैसला लिया है। सर, सेना भारत सरकार के अंतर्गत है। लेकिन लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, क्या वाकई में ये फैसला हो गया? और क्या कहते हैं ना कि वो रिवर्स काउंटर शुरू हो गया? अब ये सरकार नहीं, सेना तय करेगी कि इस रिवर्स काउंटर में कितने घंटे या कितने महीने या कितने दिन इसके अंदर भरने हैं।
देखिए विजेंद्र, ये इतनी उच्च स्तरीय मीटिंग है जिसको प्रधानमंत्री लीड कर रहे हो और देश के तीनों सेना प्रमुख उसके अंदर मौजूद हों, देश के रक्षा मंत्री मौजूद हों। उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ है, जब तक उन सब में से कोई बाहर आकर नहीं बोलेगा तो मैं उसको पब्लिक डोमेन पर नहीं बोल सकता हूं। लेकिन आप ये बात मानकर चलिए कि इस देश में आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत माता का वो सपूत बैठा है जिसने इस देश की सुरक्षा को, अस्मिता को, संप्रभुता को सबसे पहले रखा हुआ है। इस देश की सुरक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़ा हुआ नेता आज देश का प्रधानमंत्री है और उन्होंने दिखाया है अपने 11 वर्ष के शासनकाल में दिखाया है कि देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता उनकी प्राथमिकताओं से एक है, बल्कि एक ही नहीं है बल्कि सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और आप ये मानकर चलिए कि जब आज हमारे 28 नागरिकों की हत्या व निर्मम हत्या आतंकवादियों ने की है, तो उसी दिन से जिस तरह देश का एक एक वासी उस बात को लेकर चिंतित है, पीड़ित है, और उसी तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी उसी को लेकर दुखी हैं। और तब से लेकर अब तक आपने देखा होगा कि किस तरह उन्होंने एक के बाद एक तैयारी मीटिंग्स उसके लिए की है। लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि बिहार की रैली के माध्यम से उन्होंने जिस तरह पूरी दुनिया को यह मैसेज दे दिया कि भारत आज तैयार है उस आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए जिसने भारत की जमीन पर आकर भारत के सपूतों के ऊपर हमला किया है। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी, अब यह तो संभव नहीं है मोदी राज में कि भारत के दूसरे हिस्सों में आकर कोई आतंकवादी बम ब्लास्ट करके चला जाए, लेकिन कश्मीर जो कि आतंकवाद से दशकों से पीड़ित है, उस कश्मीर के 3 जिलों में आतंकवादी अपनी गतिविधियां आकर कुछ कभी कभी कुछ करते हैं। और उसके दौरान जब उरी में अटैक हुआ, पुलवामा में हमारी सेना के ऊपर अटैक हुआ, तो किस तरह की कार्रवाई भारत की सरकार की तरफ से की गई, नजीर बन गई। और ये मानकर चलिए कि जो पहलगांव में हमारे 28 नागरिकों की निर्मम हत्या की गई है, उसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि घुसके मारेंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, जमीन से उनका अस्तित्व मिटा देंगे, उस बात को आज पूरा भारतवासी मानकर बैठा है कि भारत सरकार, भारत की सेना ऐसी कार्रवाई करेगी जो आतंकवादियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए नजीर बनेगी। आज का भारत वो भारत नहीं है विजेंद्र जी कि भारत के आर्थिक राजधानी में कोई आतंकवादी घुस जाए और घुस के एक होटल को 3 दिन तक बंधक बना ले और 250 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दे और उसके बाद भी भारत चुपचाप बैठा रहे। आज का भारत वो भारत नहीं है कि हमारे शहीद हेमराज के हमारी सीमा के अंदर घुसकर हमारे एक सैनिक का सर काट कर ले जाए और हम कुछ नहीं कर पाए। आज वो सेना देखिए, से याद है सरकटा पोस्टर तो अभी भी वायरल हो रहे हैं। ये तो मानसिकता बताता है साहब, ये तो मानसिकता बताता है कि पाकिस्तान, आतंकवाद और कांग्रेस तीनों एक प्लेटफॉर्म पर हैं, तीनों वही चाहते हैं जो तीनों की विचारधारा है। आप सर कटा, सर तन से जुदा, हमने खूब सुना है राजस्थान में इस नारे को, सर तन से जुदा कर दिया गया था कन्हैयालाल का, उसी तरह से सर कटा हुआ। इनके एक नेताजी हैं, जगह जगह जाकर बड़ा दिखने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश में आतंकवादी हमला हुआ है इसलिए हम सब लोग एक होकर कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो इनके दूसरे नेता हैं, उनको निर्देश है उन्हीं नेताजी का कि देश में इस तरह का वातावरण बनाओ जिससे दूसरे देश की मदद होती हो, दुश्मन देश की मदद होती हो। कांग्रेस कभी इस देश की समर्थक नहीं रही, कांग्रेस देश के हित के लिए कभी खड़ी नहीं हुई। पूर्ण समर्थन दिया उन्होंने, भाई दिया ना, जो करना है। अगर कोई एक व्यक्ति दे देता या कांग्रेस पार्टी का एक प्रवक्ता दे देता तो मैं मान लेता कि उन्होंने अपने स्तर पर दिया होगा। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह तन से जुदा वाला जो है कि प्रधानमंत्री का सर कटा हुआ वहां पर दिखाना और बताना, यह बताता है कि तालिबान, पाकिस्तान और आतंकवाद और कांग्रेस चारों की सोच एक ही लाइन पर है। लेकिन मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आज भारत माता का लाडला बेटा नरेंद्र मोदी बैठा है। ना इनको ना इनके करने से कुछ होगा, ना आतंकवादियों के करने से कुछ होगा, ना पाकिस्तान के करने से कुछ होगा। क्या वाकई में आपको लगता है कि सेना को फ्री हैंड जो दिया गया वो देना भी चाहिए कि भाई आप अपने हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि नेता ये तय नहीं कर सकते कि कैसे और क्या करना है। सेना को सारी स्ट्रेटजी पता है, उनको पावर भी पता है, कमजोरी भी पता है, उनको वीक पॉइंट भी पता है कि भाई कहां अटैक करना है। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि इस पूरे हिसाब किताब को सेना के भरोसे छोड़ देना चाहिए और ये सही है? देखिए विजेंद्र जी, इस डिबेट में आने से पहले मैं रास्ते में था, ड्राइव कर रहा था, तब इस डिबेट का टॉपिक चेंज हो गया और वास्तव में डिबेट का टॉपिक चेंज हुआ। हम उस डिबेट के टॉपिक के लिए तैयार नहीं थे जो आपने रखी है, लेकिन हमारी पार्टी पूरी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर पहले दिन से ही प्रधानमंत्री और देश की सरकार के साथ खड़ी है। हमारे नेता प्रतिपक्ष हों चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उन्होंने कहा कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और हमारी मांग पर ही सर्वदलीय बैठक आए। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री उस सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। मैं उम्मीद करूंगा कि जितना समय आपने लक्ष्मीकांत जी को दिया, मुझे भी आप धैर्य से सुनेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये वक्त राजनीति करने का है ही नहीं। आज सवाल ये उठता है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मतलब प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि माय लेटर टू पीएम मोदी रिक्वेस्टिंग स्पेशल सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टू बी कन्वीन्ड एट द अर्लीस्ट एट दिस क्रिटिकल टाइम। इंडिया मस्ट शो दैट
वी ऑलवेज स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट टेररिज्म। अब आप सोचिए, देखिए मैं यहां पे राजनीति की बात नहीं करूंगा, डिबेट चेंज हुई उसके बाद भी वही चर्चा हुई, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि 1971 की जंग हुई थी, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी उस वक्त की, अमेरिका पूरी तरीके से खिलाफ था, रिचर्ड निक्सन वहां के प्रेसिडेंट थे। रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा जी से मिलने से मना कर दिया, बोला कि अगर आप बांग्लादेश का वो करेंगे, पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो 7वां बेड़ा हिंद महासागर में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा 7वां क्या 70वां बेड़ा भेजिए, लेकिन इंदिरा रुकने वाली नहीं है। रिचर्ड निक्सन ने 4 फोन किए। ऐसी हिम्मत आज भी पूरे इतिहास गवाह है इस बात का कि हिंदुस्तान के अंदर इतना मजबूत प्राइम मिनिस्टर जिसने एशिया का भूगोल बदल दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में मतलब सेना ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराया, घुटनों के बल बिठाया। आज बात करते हैं साहब 1971 की बात मैं बता दूं आपको, 1962 की सॉरी, चीन के अंदर हमारा युद्ध चल रहा था। विपक्ष के नेताओं ने मांग करी कि साहब चीन के साथ युद्ध चल रहा है, विशेष लोकसभा का संसद का सत्र बुलाया जाए। नेहरू जी ने सत्र बुलाया। देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से यह कहती है कि आप पाकिस्तान को सबक सिखाइए, आप पाकिस्तान को सबक सिखाइए, सिर्फ बात मत कीजिए। हमने तो उम्मीद की थी कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में भी आते, प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदन की मीटिंग आउट करें और विपक्ष को बोले। और हम तो वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है। देश की आजादी से लेकर आज तक का कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, 2 प्राइम मिनिस्टर हमारे इस आतंकवाद और इसके लिए शहीद हो गए। आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन लोगों के पास में बताने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेना की आड़ में जाके अपनी बात करते हैं। लेकिन देखिए सेना के शौर्य के ऊपर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश की एकता और अखंडता के लिए कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो ये राजनीति करता है ना उससे घटिया और घृणित सोच हो नहीं सकती। मैं उम्मीद कर रहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता अच्छी बात करेंगे, जो टॉपिक चेंज हो गया उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, लेकिन घूम फिर के उनको वही आना है जो कि वास्तव में दुखद है। आज भारत की सेना को हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारे और पूरी तरीके से उनको सबक सिखाए। जैसे 1971 में हमने उसके 2 टुकड़े किए थे, वैसे ही 2 टुकड़े करके दिखाए हम प्रधानमंत्री के साथ। मैंने नहीं रोका सर, लेकिन मेरे सवाल हैं सर बतौर भारतीय, 1971 के अंदर कितने हिंदुस्तानी सैनिक थे युद्धबंदी पाकिस्तान में? दूसरा सवाल, हमने उनको कितनी जमीन पर हमारा कब्जा हो गया तो जो हम छोड़कर वापस आ गए और अपनी जमीन नहीं ला पाए? देखिए एशिया का भूगोल बदला कि नहीं बदला, आज मुझे एक बात बताइए ना, आज देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क कौन से हैं? समस्या देखिए पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1, सुनिए ना, पाकिस्तान हमारा दुश्मन, चाइना हमारा दुश्मन। टेबल पर हारे कांग्रेस के दौर में, आज मैं पड़ोसी मुल्कों के साथ में हमें उनको कॉन्फिडेंस पे लेना पड़ेगा, चाहे बांग्लादेश की बात हो, चाहे श्रीलंका की बात हो, चाहे अफगानिस्तान की बात हो, चाहे म्यांमार की बात हो, मेरी समस्या ये है, एक मिनट मेरी समस्या ये है कि मैं मानता हूं, एक मिनट सर, मैं मानता हूं, हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूं कि भाई कांग्रेस ने 1971 में 2 टुकड़े किए, ये सच्चाई है। लेकिन जब भी चाहे मैं सिंधु जल समझौता पढ़ूं, मैं शिमला समझौता पढ़ूं या फिर 1971 की वॉर को पढ़ूं, ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस के दौर में हर बार हमारे सिंधु जल समझौता में 33 माफ पानी हमें मिला, पाकिस्तान को दिया 80, हमने उनको 60,000 पाउंड हर साल देने की बात की, 10 साल देने था, हमने 1960 से 1965 के बीच में सारा पैसा दे दिया 6 करोड़ पाउंड के आसपास, और बदले में 1965 में क्या मिला? जंग मिली। शिमला समझौते में सेम सिचुएशन क्रिएट हुई, 1971 समझौते में सेम सिचुएशन क्रिएट हुई। मेरा सवाल यह कि क्या वाकई में हम छोड़ देते हैं, जहां जहां पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हुई वहां वहां भारत हार गया, अब सेना के ऊपर छोड़ना इसको कितना सही मानते हैं? देखिए विजेंद्र जी, एक बात कहना चाहूँगा कि आज जो मीटिंग हुई है, मैं समझता हूँ कि 2016 और 2019 में भी अटैक हुआ था भारत के ऊपर, और हम एक आम व्यक्ति की तरह सोच सकते हैं कि आज जो अटैक हुआ उसके आधार पर इसकी प्लानिंग हो रही होगी, परंतु मैं समझता हूँ कि जो पहले के अटैक्स हुए थे उसी समय भारत सरकार और भारत की सेनाओं ने इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया होगा, और अब उसको फिनिशिंग टचेस दिए जा रहे हैं, जिसका कि प्रमाण यह है कि जिस दिन यह हुआ उसी दिन से आप देखेंगे कि जिस तरह से भारत सरकार एक्शन में आई, उन्होंने तय किया कि 48 घंटे के अंदर सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के घुसपैठिए यहां पे छुपे हुए हैं, रह रहे हैं, उनको यहां से निकाल कर बाहर फेंको।
उसके बाद आप देखेंगे, देखिए आपने सुना होगा ना कि पाकिस्तान बात करता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। मैं आपको बताऊं विजेंदर जी कि जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, सिंधु जल समझौता, उसका जो स्थगन हुआ है वो ही सबसे बड़ा परमाणु बॉम्ब है जो भारत गिरा चुका है। यह जरूर है कि उसका जो हम फाइनल इंपैक्ट देखेंगे वो आज से हम 2 या 3 वर्ष में देखेंगे, जब पाकिस्तान के हमें मुझे लगता है कि लगभग 4 टुकड़े होते हुए दिखेंगे। दूसरी बात मैं आपको कहूं कि देखिए, एक ये आज जो मीटिंग हुई है, आप इसका एक कैरेक्टर समझिए। ये मीटिंग कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या किसी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग नहीं थी। ये भारत के प्रधानमंत्री ने एक वॉर कैबिनेट की मीटिंग ली है, जिसमें हमारे सारे सेना अध्यक्ष और एनएसए थे वहां पे। उस मीटिंग को खत्म होने के बाद उन्होंने इस देश के गृह मंत्री से मुलाकात करी है और उसके बाद आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी से मुलाकात करी है। तो आप सीरियसनेस समझिए कि चल क्या रहा है इस देश में। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो आपने एक प्रश्न किया विजेंदर जी कि कांग्रेस ने ऐसा पहले क्यों किया, मैं आपको बताऊं, देखिए इसका कारण क्या रहा। जो सिंधु जल समझौते के बारे में आप बात कर रहे थे, आपको एक सोच समझनी पड़ेगी। सैफुद्दीन सोज का आपने नाम सुना होगा, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कश्मीर में। उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। उसके बाद मणिशंकर अय्यर जी का आपको ध्यान होगा, वो कुछ मतलब कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 7-8 साल पहले ही पाकिस्तान में जाके उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री की कुर्सी से मोदी को हटाना बहुत जरूरी है। आपको ध्यान होगा कि सिद्धू जब बतौर एक कांग्रेस नेता वहां पे गए तो इमरान खान ने बोला कि भाई ये जो मोदी की सरकार है ना, ये तो हमारे कुछ ज्यादा ही खिलाफ है, आप लोगों की यानी कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। उसके अलावा देखिए, क्योंकि ये समझना विजेंद्र जी, अंत में मतलब एक छोटी सी बात कहूंगा, मैं जानना चाह रहा हूं आप जो ये दे रहे हैं संदर्भ, उसका आज की इस बैठक के साथ कनेक्शन क्या है? कनेक्शन बड़ा सिंपल है विजेंद्र जी कि कहीं ना कहीं एक बात समझ में आ चुकी है। जो टॉपिक आपने चेंज किया, जिस पोस्टर की हम बात कर रहे थे ना, उस पोस्टर में आप देखिए कि एक विचारधारा है जो समझती है कि जब तक मोदी का सर तन से जुदा नहीं होगा तब तक भारत का जो सर है कश्मीर, वो भारत से अलग नहीं हो सकता। और ये जो इस बात का सॉल्यूशन सिर्फ एक है। आप देखिए, आप हरियाणा से है ना, आप हरियाणियत की बात करते हैं क्या? एक सेकंड आप टॉपिक पे बात करनी तो मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं पूछना चाहता हूं, आप हरियाणियत की बात करते हैं क्या? मैं राजस्थानियत की बात करता हूं क्या? ये कश्मीरियत क्या है? आप देखिए कश्मीर के लोगों में चेंज हो चुका है। मैं उस टॉपिक पे बात कीजिए, मैं उस पे जवाब दूंगा आपको। करिए ना, हिम्मत है तो करिए ना डिबेट, करिए डिबेट। क्या बात है, क्या बात है? आप क्या एजेंडा चलाना चाहते हो? नैरेटिव एस्टैब्लिश कर रहे हो, आपकी मजबूरी हो सकती है कांग्रेस पार्टी की। मैंने कांग्रेस के लिए ये देखिए, ये किसको रावण के रूप में दिखाया? नेहरू जी को, सरदार पटेल को। अरे ये और आतंकवादी सेम है, क्या अंतर इनमें? क्या अंतर इनमें? और क्या अंतर इनमें और आतंकवादियों में? क्या अंतर इनमें आतंकवादियों में? आतंकवादियों में अंतर क्या है? अंतर क्या है? दोनों देश विरोधी लोग हैं, दोनों देश विरोधी लोग हैं, ये देश विरोधी लोग हैं। देश का संकट में होता है तब नाटक करते हैं। कौन हुआ? आजाद भारत का पहला आतंकवादी। ये ऐसे डरे हुए लोग हैं, ऐसे डरे हुए लोग हैं, कैसे 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 डरे हुए लोग हैं, ये कैसे डरे हुए लोग हैं। देखो, आपकी सच्चाई तो दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। आतंकवादियों की रात की भाषा में कोई अंतर नहीं है। जितने आतंकवादियों की भाषा आप में, मर जाओ तुम। अरे देश संकट में है, कहां कांग्रेस करते हो? अरे पाकिस्तान की भाषा बोलते हो, पाकिस्तान की भाषा। अरे तुम्हारे राज में गांधी की हत्या हो गई, ऐसी कोई सरकार आ सकती है? ऐसी कोई सरकार आ सकती है? अगर इन्वेस्टिगेशन होगी गांधी की हत्या के पीछे भी तुम्हारा हाथ निकलेगा। गांधी की हत्या के पीछे तुम्हारा हाथ निकलेगा। अरे डूब तुम मरो, ये आरएसएस का चेहरा, ये आरएसएस का असली चेहरा, जिसमें महात्मा गांधी को, आरएसएस नहीं होता, सरदार पटेल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और पंडित नेहरू को रावण दिखाया। भारत के अंदर ये हमारे से बात करेंगे, दोनों रुक जाइए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को।
तुम्हारी एक चलती मिनट, 4 पाकिस्तान एक बनाने मिनट, से। छोड़ो, बोलना अरे सीखो पहले, बोलना सीखो पहले ढंग से। पाकिस्तान पहले ढंग से बोलना सीखो। राजेंद्र मेघवाल जी, पहले पढ़ के आया राजेंद्र करो। मेघवाल जी, तुम्हारे से सीखेंगे, भाई, सीखना पड़ेगा। सीख लिए तुम्हारे एक मिनट, गद्दारों से आपका गद्दारी का इतिहास है, आपका गद्दारी का इतिहास है। अंग्रेजों से माफी मांग के जेल से छूटे आप लोग, अंग्रेजों की पेंशन पे टुकड़ों पे पलने वाले लोग, बनाई पार्टी का अंग्रेजों के गद्दार तो तुम थे। छोड़ो, शर्म करो, जिन्होंने अंग्रेजों के डूब मरो चुल्लू पर पानी में, एक मिनट भाई, डूब मरो चुल्लू पर पानी में। अच्छा थोड़ी भी ज़रूरत है तो आपसे राष्ट्रवादी होगा, आतंकवादियों में कांग्रेस झूठे झूठे आज की तारीख में आतंकवादियों में कांग्रेस बीजेपी किसके साथ था? पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये 4 पाकिस्तान भारत की सेना के साथ, लक्ष्मीकांत जी एक मिनट भाई, लक्ष्मीकांत जी एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप कि आप किसके साथ खड़े हैं? हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े, हम देश की सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन ये गद्दार लोग अरे देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। अरे तुम्हारे खून में गद्दारी है, तुम तो अंग्रेजों की पार्टी के साथ हो। एक मिनट, तुम तो गद्दार हो, जिन्होंने देश आजाद कराया हक गए, जिन्होंने देश आजाद कराया हक गए, राजेंद्र मेघवाल जी, हक गए जिन्होंने देश आजाद कराया उनका। अगर देश के प्रधानमंत्री के साथ चोरी चोरी चीन के साथ मीटिंग करते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े, हम बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं खड़े हैं। सिर कटा हुआ चेहरा किसका है? प्राइम सिर कटा हुआ मिनिस्टर चेहरा किसका है? हम उसके साथ खड़े, सिर कटा चेहरा किसका है? लेकिन नफरत की किसका है? के साथ नहीं है। सिर कटा चेहरा किसका है? किसी के साथ नहीं खड़े भाई एक बार वो कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े, एक मिनट, मेरे नेता प्रतिपक्ष के प्रधानमंत्री को किसी ने ढोंग कर रहा है, पूछा ढोंग। कि सदन के दोनों सदन बुलाए जाए, इमीडिएटली बुलाया जाए। एक मिनट, लक्ष्मीकांत जी एक मिनट, लक्ष्मीकांत जी एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, लक्ष्मीकांत जी वो बताएंगे। जवाब दे दो। देश के प्रधानमंत्री की गर्दन काटोगे, तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है देश के प्रधानमंत्री की गर्दन काटोगे, नेस्तनाबूद करने जाओगे, तुम्हारी औकात है देश के प्रधानमंत्री के। भाई दोनों रुकिए, देखिए देश की विडंबना है, देश की विडंबना है कि जहां देश के लिए बात हो रही है वहां दोनों ही पार्टियां देश के लिए बात करने की कोशिश नहीं कर रही है, और यही समस्या है, यही समस्या है कि पुराने पोस्टर के साथ वर्तमान पोस्टर को डिफेंड करने की कोशिश। और सवाल ये है कि क्या वाकई में जब देश के अंदर प्रधानमंत्री बाकायदा तीनों सेनाओं के अध्यक्ष सीडीएस उनकी बैठक ले रहे हैं, क्या वाकई में उस दौरान पूरे देश को एक नहीं होना चाहिए? सर एक मिनट भाई, अब एक मिनट भाई, एक मिनट। राजेंद्र जी आपने एक अच्छी बात कही, आपने कहा कि भाई देश की सेना के साथ हैं, देश के साथ हैं और प्रधानमंत्री के साथ। अगर कोई नफरत फैलाता है तो उसके खिलाफ। हाँ ठीक है, अब जरा बताइए क्या जो सर कटा फेस था वो प्रधानमंत्री का नहीं था? हाँ ना, में बताइए। देखिए प्रधानमंत्री मणिपुर से गायब, प्रधानमंत्री कश्मीर से गायब। सुनिए सुनिए, पूरी बात सुननी पड़ेगी, फिर सोशल मीडिया पे आप उनको ट्रेंड कर रहे हैं, सवाल करेंगे तो पूरी बात फोटो दिखाया, आप सवाल पूछ रहे हैं, आपने, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं क्या उनका है या नहीं है, बस ये बताइए। आप सवाल पूछ रहे तो प्रधानमंत्री का है या नहीं, बस ये बताइए ना सर। मणिपुर से गायब, प्रधानमंत्री का है या नहीं, बस बैठक से गायब, सब प्रधानमंत्री का है या नहीं, कश्मीर से गायब, प्रधानमंत्री का है या नहीं, जो पीड़ित है उनके परिवार, प्रधानमंत्री का है या नहीं गए। चलिए एक और सवाल कर लेता हूं आपसे, एक और सवाल कर लेता हूं, मैं कॉमन मैन के तौर पर पूछ रहा हूं सर, इस पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। राहुल गांधी की प्रधानमंत्री गायब नहीं है, राहुल गांधी की, एक मिनट छोड़ दो ना, वो एकलव्य जी एक मिनट भाई, एकलव्य जी एक मिनट भाई, राहुल गांधी की लोकसभा में प्रेजेंस कितनी है सर? मजबूरी हो सकती है हमारी। राजेंद्र मेघवाल जी, राहुल गांधी जी की बीते 5 साल में लोकसभा की प्रेजेंस कितनी है? प्रधानमंत्री से ज्यादा है, सुन लीजिए, चेक कर लीजिए, प्रधानमंत्री से ज्यादा है, और ज्यादा मैं कहूंगा नहीं, प्रधानमंत्री से ज्यादा, मैं कोई अटेंडेंस रजिस्टर लेके नहीं बैठता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है, ये आप चेक कर लीजिए, और अगर ज्यादा हो तो बता दीजिए। और वो प्रधानमंत्री का ही फेस है जिसकी गर्दन कटी हुई है। अरे यार, प्राइम मिनिस्टर के लिए मैंने कहा ना आपको, प्रधानमंत्री मणिपुर से गायब रहे, ठीक है, मणिपुर 2 साल तक जला, आतंकवाद की भेंट चढ़ गया, एक मिनट, कर्नल देवानंद जी, प्रधानमंत्री नहीं गए। कर्नल देवानंद जी, ये समस्या है सर, और ये वाकई में समस्या है। समस्या ये है कि जब देश की बात आती है सब कहते जरूर हैं कि हम तो साथ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी जब सर्वदलीय बैठक से निकले कह रहे थे हम साथ हैं। राहुल गांधी जी भी जब
कश्मीर घूम कर आए, उन्होंने कहा हम सर के साथ हैं। करेक्ट योर स्टेटमेंट। उसके बावजूद देखिए घूम के नहीं आए, करती है, क्या बातें कर रहे हो? प्रधानमंत्री का गर्दन कटी हुई दिखाती है। अरे छोड़ो, क्या बात में देश को गद्दारों की ये कांग्रेस पार्टी के दो चेहरे हैं और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सर मैं इस पर नहीं जा रहा भाई, मैंने उसके लिए बुलाया मैं लक्ष्मीकांत जी को। मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं कर्नल देवानंद जी, क्या वाकई में सेना को इससे फर्क पड़ता है कि सियासतदान किस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या कोई फर्क पड़ता है सेना को? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। देश के अंदर अगर हमारे पीछे हमारी नागरिक, हमारी पॉलिटी, हमारी ऑपोजिशन पार्टीज, हमारे देश के नागरिक अगर दुश्मन की भाषा बोलेंगे, हमारा मनोबल तोड़ते हैं और उससे फर्क पड़ता है। पर यहां जो मैं बात कहना चाहता हूं, बीच में आप इंटरफेयर ना कीजिए। आपने उस बात की चर्चा की है, थोड़ी देर पहले बोला कि 1971 में कांग्रेस पार्टी ने देश के टुकड़े किए पाकिस्तान के। गलत, पाकिस्तान के पाकिस्तान के टुकड़े करने वाली भारत की सेना थी। 3000 हमारे रणबांकुरे थे जिन्होंने जीवन का बलिदान दिया। और उससे बड़ी बात यह है कि ये टुकड़े नहीं हुए थे, देश के साथ गद्दारी की गई थी पॉलिटिकल पार्टीज ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने, जो हमारे देश के टुकड़े को नया देश बना दिया। और 4300 स्क्वायर किलोमीटर लंबा एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर हमारे सर पे डाल दिया। पर चलिए, और उसके अलावा मैं जो अभी मुद्दे पे आना चाहता हूं कि देश की पॉलिटी से मेरा आग्रह है कि कृपया आप तो लड़ना बंद करें। चलिए वापस आपके पास आएंगे सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि जो सेना एकजुट है, सरकार एकजुट है, विपक्ष कहती है एकजुट है, तो फिर सोशल मीडिया पर इस तरीके के पोस्टर का मतलब क्या है? क्या वाकई में इस तरीके के पोस्टर देश के अंदर एक अलग सवाल खड़ा नहीं करते हैं? वो बताते नहीं है कि देखिए जरा कि कहते कुछ करते कुछ और इसमें तमाम लोग हैं। और क्या सेना को अगर फ्री हैंड दे दिया गया है तो सबको इंतजार नहीं करना चाहिए सियासत को छोड़कर? आज बात इसी मुद्दे पर करें, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटें। क्या वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ बैठक, उसके बाद गृह मंत्री से मुलाकात और फिर मोहन भागवत से मुलाकात। क्या वाकई में देश के अंदर सेना को फ्री हैंड देने के साथ आतंक के खात्मे के लिए पाकिस्तान को एक ऐसा जवाब दिया जाएगा जो शायद इस वक्त पाकिस्तान भी नहीं सोच रहा है? लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का एक होना, एक मत होना, और फिलहाल के लिए पॉलिटिक्स को छोड़ देना। क्योंकि जहां देश होता है वहां सियासत नहीं होती, और जहां सियासत होती है वहां देश एक नहीं होता है। क्या वाकई में पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर कुछ वक्त के लिए आरोप प्रत्यारोप को रोक सकती है और कह सकते हैं कि हम एक साथ हैं, अब फैसला लीजिए, हम पीछे खड़े हैं? क्या यह दिन हिंदुस्तान देख पाएगा? इस पर हम बात करें लगातार। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हमारे साथ है, राजेंद्र मेघवाल जी हमारे साथ है, एकलव्य सिंह जी हमारे साथ है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, क्या वाकई में पॉलिटिकल पार्टी सब एक हो सकती है? सर्वदलीय बैठक हो गई, सर्वदलीय बैठक में सबने एक राय कर दी, उसके बावजूद अगर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी होगी तो ये मैसेज तो पाकिस्तान तक भी जाता है, बाकी जगह भी जाता है कि देखिए इनके तो इंटरनली इस चीज को लेकर मतभेद है, ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो जंग में जाएंगे कैसे? देखिए विजेंद्र, आपने मेरे से पहला सवाल किया और उस सवाल में आपने मुझे पूछा कि जो मीटिंग हुई है उसमें सेना को खुली छूट दे दी गई। सारे टीवी चैनल चला रहे हैं, सारा देश का नागरिक मानता है, लेकिन मेरे पास आधिकारिक सूचना नहीं है, इसलिए मैंने आपको उसको कंफर्म नहीं किया। ठीक, कांग्रेस पार्टी का ट्विटर हैंडल, जो कि आधिकारिक ट्विटर हैंडल कांग्रेस पार्टी का, जिससे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान जारी होते हैं, वो ट्विटर हैंडल प्रधानमंत्री, भारत के 140 करोड़ लोगों के चुने हुए प्रधानमंत्री का सर कटा हुआ दिखाते हैं और उसके ऊपर डालते हैं। तो उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूं मैं, उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दूं, यह मेरा अधिकार है जो मुझे बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान ने दिया है और मुझे बोलने की आजादी दी है। मैं किसी के दबाव में आकर चुप नहीं रह सकता कि आपने एक राष्ट्रीय पार्टी जिसको इस देश ने 55 साल तक शासन चलाने का अवसर दिया, सौभाग्य दिया, सारे राज्यों में सरकार चलाने का सौभाग्य दिया, उस पॉलिटिकल पार्टी की आज स्थिति यह हो गई कि वो पाकिस्तान आतंकवाद की भाषा बोलने लग गई अपने ही देश के प्रधानमंत्री। ऐसी परिस्थिति में
जब देश संकट पे है, जब देश के ऊपर हमला हुआ है, तब आप इस तरह की हरकतें करोगे और दूसरी तरफ आपके नेता जाकर दूसरी बातें करेंगे तो कैसे चलेगा? आपने क्या कार्रवाई की अपने जो प्रदेश जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो ट्विटर हैंडल चला था उस आदमी के खिलाफ? आपने कैसे क्या, आप यहां पर आकर डिनाई क्यों नहीं करते उसको कि वो व्यक्ति जिसने किया है हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, या उसकी जो अध्यक्ष आपके सोशल मीडिया की उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? आप कैसे उसके साथ खड़े होते हैं? आपने तर्क नहीं देख सुने इनके कि जैसे ही आपने उसके ऊपर सवाल करना शुरू किया आप कहां से कहां आप उसको लेकर चले गए, उसका मन मान रहे हैं कि ये सही हुआ है। देखिए, दो बातें इन्होंने यहां बोली है जिसका जवाब देना बहुत जरूरी है। इतने लंबी डिबेट में बहुत सारे युद्धों का जिक्र हुआ विजेंद्र जी, लेकिन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र नहीं हुआ। वो भी भारत ने जीता था और भारत के लाडले बेटे लाल बहादुर शास्त्री ने जिताया था, कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उनका जिक्र नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि एक परिवार की भक्ति से आगे इनका देशभक्ति नहीं है। 1948 में इसी तरह के आतंकवादी घुसे थे कश्मीर में और आधा कश्मीर हमारा छीन कर ले गए थे, आज तक छुड़ाने की हिम्मत नहीं हुई इनकी। 1971 में 93,000 सैनिक घुटने के बल पर थे पाकिस्तान के, इन्होंने सैनिकों ने तो भारत को जिता दिया लेकिन टेबल पर कांग्रेस ने हरा दिया। वो जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान लेकर गया था उसको भी वापस लेकर नहीं आ पाए, उसको तो छोड़ दीजिए। हमारे जो युद्ध बंदी थे, जो पाकिस्तान के जेलों में बंद थे, उनको भी वापस लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। और देखिए, आपने बार बार जिक्र करते हैं इसलिए इसका जवाब देना मुझे बहुत जरूरी है। कहते हैं कि कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद के कारण शहादत दी। अरे उन्होंने दी है, लेकिन इस देश के लाखों नागरिकों की आतंकवाद के कारण हत्या हो गई, मार दिए गए। वो किसके कारण मरे? आपने पाकिस्तान में हजारों, पंजाब में हजारों लोगों को मार दिया। आपने इसी जयपुर में बम धमाके आपके राज में हुए, मुंबई में बम धमाका हुआ, बेंगलोर में हुआ, हैदराबाद में हुआ, लखनऊ में, देश की ऐसी कौन सी जगह जहां आपकी पार्टी के शासन में धमाके नहीं हुए, आपकी पार्टी के कारण नहीं हुए? अकेले कश्मीर में 70 साल में 50,000 से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और सिविलियन 370 के कारण मारे गए, शहीद हो गए वहां। उसका जिम्मेदार कौन है? इस देश के विभाजन में 10 लाख लोग काट दिए गए, उसका जिम्मेदार कौन है? 1948 में हमारा आधा हिस्सा लेकर पाकिस्तान चला गया, उसका जिम्मेदार कौन है? 1962 की लड़ाई में हमारा आधा अरुणाचल लेकर चला गया चीन, उसका जिम्मेदार कौन है? उस पर मुंह नहीं खोलेंगे। इस देश को आतंकवाद की आग में झोंकने वाला कौन है, उस पर नहीं बोलेंगे। हमने शहादत दे दी, हमने शहादत दी, इस देश के लाखों बेटों ने शहादत दे दी, उसकी जिक्र करो ना। वो किसके कारण, वो किसके कारण मरे, वो किसके कारण शहीद हुए, उसका नाम लो ना। उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि कारण यह है, कारण इन्होंने आजादी के समय ही पैदा कर दिया। सत्ता के लालच में जो भारत का विभाजन किया, उसके कारण आज जिस तरह की स्थिति देखने को पड़ रही है। आज तो आपने, मैंने फिर कह रहा हूं आपको, अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, आज तो आतंकवाद केवल कश्मीर तक सिमट कर रह गया है, वरना हमारी और आपकी पीढ़ी नहीं। यहां देखे नहीं, देश का ऐसा कौन सा शहर था जब बम नहीं फूटते थे? हमारे आर्थिक राजधानी मुंबई में 3 दिन तक एक होटल को पाकिस्तान से आया आतंकवादियों ने कब्जे में किया, गोलियों से लोगों को भूना, 250 से ज्यादा लोग मार दिए। बोली सरकार, शहीद हेमराज का सर काट के ले गए थे, बोली सरकार, हमारे इतने बम धमाके हुए, क्या कर लिया आपने? आज अब देश की सेना कुछ करना, देश की हमारी सेना तब भी ताकतवर थी, हमारे देश की सेना का मनोबल तब भी था, हमारे लोग तब भी ताकतवर थे, कमजोरी थी तो राजनीतिक निर्णय में। जो चलिए मैं वापस आता हूं सर, 11 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार है, 11 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार है, अगले 4 साल भी रहनी है। आप ये कह रहे हैं 29 में भी रहनी है ना सर? लक्ष्मीकांत जी, इन 11 साल में पीओके को लेने के लिए हमने क्या किया? अक्साई चिन्ह को लेकर लेने के लिए हमने क्या किया? क्या हमने कुछ किया क्या उसके लिए? देखिए, मैंने आपको बताया और आप साक्षी हैं, अकेला मैं ही नहीं हूं, आप ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासी साक्षी हैं कि इस देश का ऐसा कौन सा हिस्सा था जिसमें आतंकवादी पहुंच नहीं बना चुके थे, जिनके यहां नेटवर्क नहीं थे और जो अंदर घुसकर पाकिस्तान से आकर हमारे यहां गतिविधियां नहीं चलाया करते। उसको नेस्तनाबूद किसने किया? कश्मीर में धारा 370 किसने हटाई? हमारे जो देश के बाकी हिस्से थे जहां आतंकवाद पहुंच बना चुका था, उसको खत्म किसने किया? एक 70 साल पुरानी समस्या जिसने अपनी जड़ें जमा ली, उसको खत्म किया 11 साल में मोदी जी ने, और चुन चुन कर मारा ऐसे लोगों को जो भारत का हित चाहते हैं। आज किसी की हिम्मत है कश्मीर से बाहर निकलकर किसी को बम धमाका कर ले? बोल दे कोई, कांग्रेस दे दे उदाहरण, देश में कहीं बम धमाका हुआ 11 साल में? एक शहर ऐसा कौन सा छोड़ा था आपके राज्य में जो बम धमाके के कारण प्रभावित नहीं हुआ? अगर आज ये स्थिति पैदा हुई है तो उसी शासन से उम्मीद की जा सकती है। मान लेते हैं 11 साल में क्लीनिंग हो गई, 11 साल में क्लीनिंग हो गया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल हुआ, ठीक है। अब पीओके के लिए हम तैयारी कर रहे हैं जी, पीओके के लिए तैयारी। आपको क्या कहा कि भारत की सरकार ने, भारत के संसद में यह संकल्प लिया है कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है, और भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी को लोकसभा में आना सुना होगा, छाती ठोक कर कहा था जान दे देंगे कश्मीर के लिए, वो पीओके भी उसके अंदर शामिल था। ये आप भूल जाइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई पीओके को बुला देगा जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकारों में बुला दिया जाता था। पीओके हमारा अभिन्न अंग है और वो भारत में एक ना एक दिन मिलना ही है, इसके लिए किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे ऐसे काम जो असंभव दिखते थे वो संभव हुए तो आगे भी होंगे। कर्नल देवानंद जी हमारे साथ फिर से बन गए। कर्नल देवानंद जी, क्योंकि यहां पर
जिक्र आया था 1965 की जंग का, और फिर शास्त्री जी का जिक्र आया। उसमें शायद देश पता नहीं आज का जानता है नहीं जानता कि ताशकंद समझौते के दौरान शास्त्री जी वापस नहीं आए थे, और वो वापस भी आए थे तो उनका मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। पता नहीं क्यों नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ था। बहरहाल मैं उस पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। मेरा सवाल यह कि अगर बार बार हम ये कहते हैं कि भाई पीओके हमारा है, पीओके हमारा है, बाकायदा हम जम्मू कश्मीर के चुनाव में रिजर्व सीटें वहां के लिए रखते हैं कि भाई एक दिन पीओके हमारा होगा तो उन रिजर्व सीटों पर हम नेताओं को खड़ा करके वहां की विधानसभा के अंदर उनको प्रेजेंट करेंगे। क्या वाकई में एक बड़ी तैयारी? मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि यह बैठक यूं ही नहीं होती है, और आपको अच्छे से पता है कि भाई खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है, पाकिस्तान तो गृह युद्ध में फंसा हुआ है, बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या चल रहा है। तो क्या वाकई में इस वक्त तैयारी है कि भाई अंदर से अपने आप बलूचिस्तान अपने आप को आजाद करेगा, खैबर पख्तूनख्वा अपने आप करेगा, हम अपना पीओके लेंगे? जी देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सब कह रहे हैं पीओके भारत का अभिन्न अंग है, बिल्कुल है। इतना लंबा समय क्यों लगा उसमें जाना नहीं चाहिए, मैं जाना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि फिर आपस में जो आपके बैठे हैं जो बहुत ये इनका मतभेद हो जाएगा। पर जो आपने सवाल किया मुझे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। मैं जितना भी सैनिक ऑपरेशंस को समझता हूं या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को समझता हूं, वो ये है कि अब समय ज्यादा दूर नहीं है जब पाकिस्तान ने जो हमारा कश्मीर का कब्जा कर रखा वो भारत का होने वाला है। उसके अंतर्गत कई प्रकार के फैसले देखने को आते हैं। भारतीय सेनाओं को सुदृढ़ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर जो जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया और दूसरे देश भारत विरोधी हुआ करते थे, मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ लेते हुए पाकिस्तान का समर्थन किया करते थे, आज परिस्थिति बदल चुकी है। और उसके अलावा जिस प्रकार से भारत की एयरफोर्स को मजबूत किया है, भारतीय सुरक्षा ताने बाने के अंदर जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण हुआ है, बॉर्डर तक गए हैं, टैंक्स लेह लद्दाख पहुंच गए हैं, तो मैं मानता हूं चीजें सही दिशा में जा रही हैं। उसके अलावा विजेंद्र जी, आपने खुद ने इशारा किया कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदरूनी हालत बेकार हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर जिस प्रकार से हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग बाग हैं जो धरना दिए बैठे हैं, उन्होंने ब्लॉकेड कर रखा है और मोदी जी से आस लगाए बैठे कि हमारे को भारत में विलय जल्दी होना चाहिए, ऐसी वो कामना कर रहे हैं। दक्षिण की तरफ अगर जाए हम बलूचिस्तान में, तो हमें पता है बीएलए ने किस प्रकार से थोड़े दिनों पहले एक ट्रेन को अगवा करते हुए पाकिस्तान के सैनिकों को वहां से मार मार के भगा दिया है। अफगानिस्तान की तरफ देखें तो जिस प्रकार से टीपीपी जो पाकिस्तान का बनाया हुआ ही वो खुद का तैयार किया हुआ एक सांप था जो अब उनको खुद को काट रहा है। और पश्तून का जिस प्रकार से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे विवाद ही नहीं, वहां कब्जा ही पाकिस्तान सेना का खत्म हो चुका है। और हाल ही में जिस प्रकार से मुनीर द्वारा भारत विरोधी, हिंदू विरोधी एक बयान दिया गया था, उसके उपरांत जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना जब अभी पीओके के इलाके में गई अपनी मोटर और पोजीशन को तैयार करने के लिए, वहां के जम्मू कश्मीर के नागरिकों उन्होंने भगा दिया, उनका विरोध कर रहे हैं कि हमारे बीच में आप मोटर नहीं लगा सकते, आप हमारे बीच में छुपकर भारत की सेना पे वार नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस प्रकार से पाकिस्तान एक तरह, अब हमारा मानना है, विद्वान मानते हैं, जिस प्रकार भारत में कई लोग हमारे राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो इतने अच्छे कार्य होने के बावजूद एक आज मुझे हमारे देश के प्रधानमंत्री का सर कटा हुआ पोस्टर देखने को मिलता है, तो मेरा एक सैनिक के नाते, राष्ट्र के एक नागरिक होने के नाते शर्म से सर झुक जाता है। जिन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से ऑपरेशन किए जाते हैं। और मैं मानता हूं प्रधानमंत्री मोदी ने इसीलिए साफ कर दिया कि भारतीय सेना अपनी मर्जी से समय और देवानंद जी, ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। इकलव है, क्या वाकई में आपको लगता है कि कांग्रेस ने एक गलती की है या संदेश देने का तरीका गलत चुना? तरीके और भी हो सकते थे, फिलहाल की सिचुएशन के लिए गलत। दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि भाई बैठक हो रही है, बैठक के अंदर सेना के तीनों प्रमुख हैं, सीडीएस हैं, एनएसए हैं, रक्षा मंत्री हैं, भाई अगर हम ये फोटो रिलीज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम संदेश इंटरनेशनली भी देना चाह रहे हैं। मैं पाकिस्तान तो जा ही नहीं रहा हूं, तो क्या हम खुलकर कह रहे हैं कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर इस तरीके की तैयारी इस तरीके से होती है कि दूसरे को पता ना चले। देखिए विजेंद्र जी, एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि धारा 370 को हटाकर मोदी ने एक संकल्प का परिचय दिया कि कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है ही, परंतु जो कश्मीरी हैं वो भी भारत का अभिन्न अंग है।
इस बात को समझिए विजेंद्र जी कि ये लड़ाई अब कश्मीर की जमीन की नहीं है, वो तो भारत का हो चुका। ये लड़ाई अब कश्मीरियों को भारत का अभिन्न अंग बनाने की जरूरत है। आप देखिए विजेंद्र जी, आप हरियाणा से हैं, आप हरियाणियत की बात तो नहीं करते, मैं राजस्थानियत की बात तो नहीं करता। एक विचारधारा है जिसने करीब पिछले 70-75 साल से कश्मीरियों को यह सिखाया है कि कश्मीरियत ये क्या है, ये कश्मीरियत, कश्मीर में शरीयत और क्या है। तो देखिए ये बहुत जरूरी है विजेंद्र जी कि अल्टीमेटली ये समझना पड़ेगा कि कश्मीर का हर व्यक्ति जब तक ये नहीं समझेगा, और जिस तरह के आपने देखे होंगे कि भारतीय सेना के पिछले 24-48 घंटे में जो कोवर्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें उन्होंने अब तो 15 लोगों का नाम भी, 15 लोकल्स का नाम भी रिलीज कर दिया है जिन्होंने इन आतंकवादियों की सहायता करी। तो मैं समझता हूं ये जो आपने जिस वॉर कैबिनेट की मीटिंग की बात करी विजेंद्र जी, आज मैं फिर कहूंगा कि मुझे लगता है कि जो इसमें से बाहर आ रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, असली संदेश वहां पे नहीं है। असली तो वो चीज है जो बाहर नहीं आई है, और वो है इस विचारधारा की मौत का फरमान का ब्लूप्रिंट जो तैयार हो चुका है, जिसको अब लागू करेगी भारतीय सरकार और सेना। अभी कह रहे हैं संदेश पाकिस्तान के लिए नहीं है, अमेरिका के लिए भी नहीं है। नहीं विजेंद्र जी, पाकिस्तान तो है ही। आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा, देखिए हमारे पूर्व सीडीएस जो थे विपिन रावत जी ने कहा था ये जो भारत देश की जो लड़ाई है ये 2.5 फ्रंट्स की है। तो 2.5 फ्रंट्स के अलावा में वो जो हाफ फ्रंट है, जो घुसपैठिए हमारे यहां घुसे हुए हैं, जो इन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, उनको भी तो एड्रेस करना है ना। तो मैं समझता हूं कि इस बार भारतीय सेना का फुल प्रूफ प्लान है जिसमें सबको कवर किया। और कांग्रेस ने क्या वाकई में एक और सेल्फ गोल कर दिया, और बड़ा सेल्फ गोल कर दिया उस पोस्टर के साथ? देखिए इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है विजेंद्र जी। आपने सुना होगा कि जब आपने पिछली बार मुझसे यह प्रश्न पूछा तो मैं एक विचारधारा की बात कर रहा था सिर्फ, जिसमें मैंने आपको कहा कि एक ऐसी विचारधारा है जिसको लगता है कि मोदी का सर उसके तन से जुदा किए बिना कश्मीर जो भारत का सर है उसको भारत से जुदा नहीं किया जाना चाहिए। तो माननीय कांग्रेस प्रवक्ता को बहुत परेशानी हो गई। मैंने तो कांग्रेस का नाम नहीं लिया। कमेंट लेना सर, प्रोग्राम क्लोज करना। राजेंद्र मेघवाल जी, क्या वाकई में मैसेज देने का तरीका गलत हो गया? देखिए, मैसेज देने का कोई तरीका गलत नहीं है। हमारे नेता सही है सर, सुनिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने स्ट्रिक्टली क्लियर करके प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख दी। उन्होंने कहा कि आप मतलब सदन के संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाइए, और भारत और पूरा देश आपके साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। देखिए सवाल फाल्स नैरेटिव का है, सवाल बिल्कुल जो मीडिया, देखिए जो जांच, देखिए ये गलत बात है, मुझे बोलने दीजिए। आपने इन तीनों को बोलने दिया। देखिए गलत बात नहीं करें। नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूं विजेंद्र जी, मैं आपको कह रहा हूं ना, देखिए फाल्स नैरेटिव मत एस्टैब्लिश कीजिए, मीडिया ट्रायल मत कीजिए, एनआईए को जांच करने दीजिए, एनएसए को जांच करने दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं ना, इस वक्त देश के सामने जो मुद्दा है, पड़ोसी मुल्क जो हमारे मित्र मुल्क हैं, उनके साथ में मजबूती के साथ में, उनके साथ में विश्वास में लेके एक कार्रवाई देंगे। गलत बात मत करिए। देखिए विजेंद्र जी, मीडिया ट्रायल करेंगे ना, आपके दर्शक भी देख रहे हैं किस तरीके से 4-1 से आप एक डिबेट कराना चाहते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, संवैधानिक नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। आप देश के प्रधानमंत्री का सिर कटा चेहरा दिखाते हैं और कह रहे हैं लोकतंत्र की बात नहीं। आप शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मेहमान जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देश एक है, देश एक रहेगा, और आपको फॉल्स नैरेटिव से दूर रहना है। सरकार अपना काम कर रही है, सेना अपना काम कर रही है। नमस्कार।